हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बायो के अंदर चैप्टर नंबर 31 एंड चैप्टर नंबर 32 के बारे में पढ़ चुके हैं। बेटा चैप्टर नंबर 31 था मानव में युग्मक जनन। तो मानव में युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है और युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है शुक्र जनन और एक होता है अंड जनन, जिसको इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस और इसे oogenesis कहते हैं। शुक्र जनन की क्रिया वृषण में होती है और अंड जनन की क्रिया अंडाशय में होती है। ये दोनों क्रियाएं हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम शुक्राणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, एक्रोसोम का निर्माण। नेक्स्ट जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 32, उसके अंदर हम मानव में निषेचन के बारे में हमने पढ़ा। निषेचन किसे कहते हैं? नर एवं मादा युग्मकों के केंद्रकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है। एक बाह्य निषेचन, अगर भ्रूण का विकास शरीर से बाहर हो रहा है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और एक होता है आंतरिक निषेचन, अगर भ्रूण का विकास या निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर हो रही है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मनुष्य में आंतरिक निषेचन पाया जाता है और मेंढक, मछली, इनमें मोस्टली बाह्य निषेचन पाया जाता है क्योंकि इनमें भ्रूण का विकास शरीर से बाहर होता है। नेक्स्ट बेटा हमने इसी चैप्टर के अंदर निषेचन के पदों के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो 4 पद हमने इसमें पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, यानी किस तरह से शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है। फर्स्ट प्रोसेस है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। दूसरा जो प्रोसेस है वो है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें फर्टिलाइजन एवं एंटी फर्टिलाइजन क्रिया होती है। तीसरा है वल्कुटीकरण अभिक्रिया, यानी अगर एक शुक्राणु अंडाणु को निषेचित कर देता है तो अन्य शुक्राणुओं को हटा दिया जाता है। इस क्रिया को वल्कुटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और चौथी स्टेप है वो है प्राक केंद्रकों का संलयन, यानी दोनों अंडाणु और शुक्राणु दोनों युग्मकों के केंद्रक जुड़ते हैं, जिसे हम प्राक केंद्रकों का संलयन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36, ये पूरे जो चैप्टर हैं ये युग्मनज या युग्मक जनन से स्टार्ट हुए। बेटा अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। और भ्रूण का निर्माण कैसे होता है कंप्लीटली, और फिर भ्रूण का जन्म कैसे होता है, यानी प्रसव की क्रिया कैसे होती है, और लास्ट दुग्ध श्रावण की क्रिया कैसे होती है। माता के द्वारा अपने बच्चे को दूध पिलाना, ये दुग्ध श्रावण कहलाता है। तो ये पूरी प्रोसेस, जहाँ से आप युग्मक जनन पढ़ा आपने, सेकंड नंबर पर आप निषेचन पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पर आप युग्मनज का निर्माण पढ़ेंगे। युग्मनज के बाद आप लोग मोरुला अवस्था आती है भ्रूण के विकास में, तो मोरुलेशन पढ़ेंगे। इसके बाद ब्लास्टुला अवस्था आती है तो ब्लास्टुलेशन पढ़ेंगे। इसके बाद गैस्ट्रोला अवस्था आती है तो गैस्ट्रोलेशन पढ़ेंगे। इसके बाद न्यूरुला अवस्था आती है तो न्यूरुलेशन पढ़ेंगे। और 9 मंथ्स के बाद भ्रूण का विकास हो जाता है और उसके बाद प्रसव की क्रिया होती है, यानी द प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म लेने की क्रिया। और उसके बाद दुग्ध श्रावण की क्रिया होती है, स्तन ग्रंथियों के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है, जिसे दुग्ध श्रावण कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस युग्मक जनन से लेकर के और बच्चे के जन्म लेने की क्रिया और दुग्ध श्रावण तक, ये जो पूरी प्रोसेस है बेटा, इसको हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव, या मैं इसको मानव भ्रूण की कहता हूँ। ये बायोलॉजी की एक अलग ही ब्रांच होती है, तो इसे हम मानव भ्रूण की कहते हैं, यानी ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, यानी युग्मनज से भ्रूण के विकास की समस्त क्रियाएं जो भी हैं उसे हम कहते हैं
मानव भ्रूण की। तो अब हम बात करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 33 की। चैप्टर नंबर 31 में बता दिया मैंने आपको युग्मक जनन, चैप्टर नंबर 32 में निषेचन और चैप्टर नंबर 33 के अंदर मानव में भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण के विकास की क्रियाएं। तो यहाँ से हम चैप्टर नंबर 33 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे युग्मनज का निर्माण। तो आप बेटा ये जानते हैं युग्मनज क्या होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो यह क्रिया कहलाती है बेटा निषेचन, और निषेचन के बाद एक द्विगुणित अवस्था बनती है। द्विगुणित अवस्था बनती है, इसे कहते हैं हम युग्मनज या जाइगोट। और ये युग्मक हैं, ये है नर युग्मक और ये है मादा युग्मक। मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु, नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण होता है बेटा वृषण से, अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय से, और अंडाशय से अंडाणु के निर्माण की क्रिया कहलाती है अंडजनन, और वृषण से शुक्राणु के निर्माण की क्रिया कहलाती है शुक्र जनन। तो ये जो टॉपिक हैं ये तो आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 31 के अंदर, और इसके बाद निषेचन होगा, ये पढ़ चुके हैं आप चैप्टर नंबर 32 के अंदर, और अभी पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स हम चैप्टर नंबर 33 के अंदर। तो 33 के अंदर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हो गया या युग्मनज का निर्माण हो गया। अब क्या होगा, युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे, जिसके अंदर युग्मनज एक कोशिकीय से 2 कोशिकीय, 2 से 4 कोशिकीय, 4 से 8 कोशिकीय, 8 से 16 कोशिकीय, 16 से 32 कोशिकीय, यानी 16 से लेकर के और ये 32 कोशिकीय हो जाता है। बेटा जब इसमें एक चीज ध्यान रखें कि जब इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं युग्मनज के अंदर, इसी क्रिया को हम विदलन कहते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है विदलन कैसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जाइगोट में होने वाले लगातार समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, विदलन। जाइगोट में होने वाले लगातार समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, विदलन। इसमें जाइगोट या युग्मनज का आकार नहीं बढ़ता है, उसका आकार वही रहता है, लेकिन इसमें कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती है। 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन युग्मनज का आकार नहीं बढ़ रहा है। ध्यान रहे जब ये 16 से 32 कोशिकीय हो जाता है तो इसे मोरूला कहते हैं। अब युग्मनज किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, मोरूला में। किस में कन्वर्ट हो गया, मोरूला में। इसमें ये जो क्रिया है वो लगभग 3 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है, यानी युग्मनज से मोरूला का निर्माण कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 3 दिन के अंदर। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 3 दिन के अंदर। और जब 16 से 32 कोशिकाएं युग्मनज में हो जाएंगी तब तक यहाँ अंडाणु के ऊपर जोना पेल्लुसिडा जो आवरण होता है अंडाणु का, वो जोना पेल्लुसिडा आवरण भी रहता है इसके ऊपर, वो बाद में हटता है। और मोरूला के निर्माण की क्रिया को बेटा मोरूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरूलेशन। जैसे ही मोरूलेशन की क्रिया हो जाएगी तो मोरूला में जैसे 16 कोशिकाएं थी, अब इसमें बीच में एक गुहा बन जाती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील गुहा। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील गुहा, या इसको हम बोलते हैं कोरक गुहा। मोरूला को हिंदी में तूतक कहते हैं, तूतक, और हिंदी में मोरूला को तूतक, मोरूलेशन को तूतक भवन, और ब्लास्टूला को हिंदी में कोरक और ब्लास्टुलेशन को कोरक भवन। राइट। अब ये गुहा बन गई, और जो कोशिकाएं हैं वो भी इसमें 2 प्रकार की हो जाती हैं। ऊपर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रोमियर्स, और नीचे बड़ी कोशिकाएं होती हैं इस तरह से, इनको बोलते हैं हम मेगामियर्स, यानी बड़ी कोशिकाएं मेगामियर्स और छोटी कोशिकाएं माइक्रोमियर्स, और बीच में जो गुहा है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील गुहा। अब मोरूला अवस्था किस में चेंज हो गई, ब्लास्टूला में। तो जैसे ही मोरूला के अंदर ब्लास्टोसील गुहा बनेगी, जैसे एक 16 कोशिकाएं ये हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 16 कोशिकाएं हुई। तो ये कौन सी अवस्था है, मोरूला। अब इसमें बीच में गुहा बन गई, ब्लास्टोसील गुहा,
तो ये मोरुला अवस्था किस में कन्वर्ट हो गई, ब्लास्टुला के अंदर, और इस क्रिया को बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। अब बेटा इधर देखें, जो ये ब्लास्टुला अवस्था है इसमें ब्लास्टोसील गुहा है या कोरक गुहा है। अब ये कोरक गुहा आर्केंट्रॉन गुहा में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी गुहा में, आर्केंट्रॉन। और जैसे ही ये आर्केंट्रॉन गुहा में कन्वर्ट होगी तो इसमें 3 जनन स्तर बन जाएंगे इंग्लिश में, जिनको एक्टोडर्म, मीजोडर्म एवं एंडोडर्म कहते हैं। और हिंदी में बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और आंतरिक जनन स्तर। मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल में भेजा था, और इस क्रिया को बेटा कहते हैं गैस्ट्रोला। इस अवस्था को कहते हैं गैस्ट्रोला। कोई आपसे पूछेगा गैस्ट्रोला किसे कहते हैं, आप बताएंगे जब कोरक गुहा आर्केंट्रॉन गुहा में परिवर्तित हो जाती है और 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर, आंतरिक जनन स्तर, तो इस अवस्था को गैस्ट्रोला कहते हैं। और इनका होना गैस्ट्रोलेशन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोलेशन। मैं आपको बता चुका हूं हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों का निर्माण, एक टेबल भी मैंने आपको पीडीएफ फाइल में सेंड की थी, चाहे वो आईज हो, ग्लैंड्स हो, हेयर्स हो, नेल्स हो, हार्ट्स हो, किडनी हो, लंग्स हो, स्किन हो, उसका निर्माण या तो बाह्य जनन स्तर से हुआ होगा, या मध्य जनन स्तर से हुआ होगा, या आंतरिक जनन स्तर से बना होगा। जो गैस्ट्रोलेशन अवस्था होती है उसमें 3 जनन स्तर होते हैं। उन तीनों जनन स्तर से ही हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों का विकास होता है, जिसे हम गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। और इसके बाद न्यूरोलेशन या न्यूरुला अवस्था आती है। इसमें कंप्लीट ऑर्गन का, यानी हार्ट का, लंग्स का, किडनी का, ग्लैंड्स का, ब्रेन्स का, लेग्स का, हेयर्स का, स्किन का, आईज का, लिप्स का, माउथ का, ये सारा